हेलो दोस्तों, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, लास्ट कल हमारी क्लास कंप्यूटर की, जो कि मैंने आपको कहा था कि कुछ अपलोड होने में देर हो रही है और वो फाइनली क्लास हमारी कल की नहीं हो पाई थी। उसके पीछे दोस्तों रीजन ये था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, है ना। फीवर मेरे को काफ़ी आ रहा था। सडनली मेरे को रात को, एक दिन पहले रात से मेरे को तेजी से फीवर आ रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे भी करके आप लोगों के लिए क्लास को रिकॉर्ड करूं, लेकिन फिर मेरे को फाइनली लगा कि बिल्कुल यदि लो एनर्जी के साथ में यदि आपकी क्लास रिकॉर्ड की जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों मैंने फिर कल की क्लास को नहीं लिया था। तो इसकी जो भरपाई है दोस्तों, वो आगे की जाएगी, है ना। चाहे कारण कुछ भी हो, है ना, लेकिन आप लोगों का सिलेबस जो है वो बिल्कुल भी हम डिले नहीं होने देंगे। पहली चीज़ तो ये है। तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यदि किसी कारणवश कभी क्लासेस नहीं हो पाती है दोस्तों, तो जो आपका जैसे संडे है, संडे के दिन भी तो अब क्लासेस आपकी जो है ब्रेक नहीं होंगी। यदि सपोज किसी दिन क्लास नहीं हो पाती है तो संडे के दिन भी हम उसको क्या करेंगे कि उसको कवर अप करेंगे। तो आप लोगों को सिलेबस की कोई भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था आपका क्या, हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और मैंने आपको बताया भी था सॉफ्टवेयर में कि आपके सिलेबस में सॉफ्टवेयर को नहीं लिखा है, लेकिन आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख के दिया हुआ है। तो वो वहां से सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ठीक है, तो उतना जितना हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के लिए उतना पढ़ना मोर देन सफिशिएंट था, हमने सब कुछ देखा। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, जो कि हमारे सिलेबस का भाग है। और यहाँ से जैसे देखिए क्या होता है ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना, इंटरनेट हो गया, मेमोरी हो गया, तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन आना ही पक्का एकदम तय रहता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यही ऐसा ही टॉपिक है जहां से प्रश्न आना ही आना है। और कम से कम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं अभी आपको आगे बतलाता हूं कि किस तरीके से हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो किस पोर्शन को, किस भाग पे हमको सबसे अधिक ध्यान देना है, वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब आप बताइए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हमने देखा था। इसके बाद में बताइए, दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा था, सेकंड नंबर पे हमने देखा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और बताइए, तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा था, ये हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसके बाद हमने एक प्रकार, इसका एक प्रकार और देखा था, वो क्या था आपका, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। हमने लास्ट क्लास में इन पर विशेष रूप से हमने सबको डिटेल में पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर रहेगी दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। इसको हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, लेकिन इसका हमने एक एग्जांपल देखा था। क्या देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। पहला क्या था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद में आप लोगों ने देखा हुआ क्या था, एक भाषा अनुवादक भी आपने पढ़ा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। और बताइए इसके अलावा और आपने क्या पढ़ा था, इसके अंतर्गत हमने और क्या देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने ये देखा था कि कोई भी कंप्यूटर या आपका मोबाइल बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, या बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के, स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। चाहे उसके अंदर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में क्यों ना रहे या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों ना रहे, लेकिन जब तक आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर, कहने का सीधा सा मतलब यह है यहाँ पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सबसे मेन भाग क्या होता है, आपके पूरे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पूरे कंप्यूटर में, आपको जो कुछ भी प्रोसेस करना है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सेकंड, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखा था भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कितने भाग होते हैं इसके अंदर हमने 3 देखे थे। एक होता है असेंबलर, जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है।
आपकी असेंबली भाषा कैसी होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। कैसी? लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसको हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को, अर्थात आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही क्या करता है, आपके मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कंपाइलर। कंपाइलर भी क्या करता है कि उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो हमने इसके अंतर्गत ये देखा था, और हमने क्या पढ़ा था, एक देखा था लोडर और एक हमने देखा था लिंकर। इसके बाद में हम आ गए थे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हमने और एक नाम दिया था दोस्तों, आपको यदि याद आ रहा होगा तो हमने क्या कहा था इसको, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। क्या? सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कार्य करता है, उसके कार्य को और भी आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो भी उसके कार्य होते हैं उसको आसान बनाने के लिए। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारा देखा था, डिस्क पार्टीशन देखा था, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर देखा था, एंटीवायरस देखा था। ठीक है। और इसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, साथ में एक काम और करता है कि आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात जो यूजर होता है, यदि यूजर को किसी भी प्रकार से कंप्यूटर से काम लेना है तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से ही ले सकता है। वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से काम नहीं करवाएगा। उसको जो भी काम करवाना है वो किससे लेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करेगा, कंप्यूटर से काम करवाएगा। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम या बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, उसके लिए एक मंच बनाता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के देता है। तो समझ जाना कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है या बात करें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब कभी भी आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होगी तो आपको डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए कि बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा जो भाषा अनुवादक या लिंकर या लोडर है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसके भाग हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होगी वहां पर कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जा रहा होगा। ठीक है। तो ये इसको ऐसा समझिएगा कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये जैसे होता है ना कि भाई आपके कई मित्र होंगे जिनके पिताजी की दुकान होगी, कोई धंधा होगा, तो हम कहते हैं ना यार भाई उसके उसके पिताजी ने उसको बनाया धंधा दे दिया है, तभी तो आज वो उस धंधे को आगे बढ़ा रहा है। अदरवाइज वो अपने से खुद से करता तो उसको मालूम चल जाता कि मार्केट में कितनी लगती है मेहनत। ठीक है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है कि, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, इसका बेटा है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या है, पिता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसका बेटा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अर्थात जो पिता है, वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के देता है कि भाई आपके लिए मैं प्लेटफॉर्म बना के दे रहा हूं, अब आप चाहो तो कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाहो तो करवा लो। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूजर, इसको हमने एक नाम और दिया था दोस्तों, यदि आपको याद होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने एक नाम और दिया था, इसको हम क्या कहते हैं, एंड यूजर। क्या कहते हैं, एंड यूजर। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से सीधे जो उपयोगकर्ता होता है, इसी के माध्यम से क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो भी कार्य करवाना चाहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करता है, इसीलिए इसे एंड यूजर, अंतिम उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना, कभी भी आपसे पूछ लेगा कि एंड यूजर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था, अब हमको आज की क्लास में पढ़ना है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो चलिए इसको नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने सारा कुछ आप लोगों को इसमें पढ़ाया है, सीधे आगे बढ़ते हैं अपन। अभी देखिएगा, फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था, देखिएगा कि कुछ इस तरीके से, यहां पास क्या है, बीच में क्या है, हमारे पास में हार्डवेयर है। ये क्या है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर को कौन, हार्डवेयर जो है किसके माध्यम से कार्य करता है, हार्डवेयर को, हार्डवेयर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, आपका आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, सीपीयू है। इन सबको कार्य कौन करवाता है, इन सब के जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इन सब के बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन करवाना और इनसे प्रॉपर काम लेना कौन करवाता है दोस्तों, तो ये आप बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कहेंगे तो आपको दिमाग में आना क्या क्या, क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या तो आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह लो या क्या कह लो उसको आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प के लिए कौन से सॉफ्टवेयर थे, तो आप बताओगे सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे। कौन से थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसके बाद में सबसे बाहरी लेयर पे कौन काम कर रहा था, सबसे बाहरी लेयर पे काम कर रहा था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
इसलिए इसको क्यों बोलते हैं हम, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंड यूजर। क्यों? क्योंकि सबसे एंड यूजर, क्योंकि सबसे अंतिम में ये वाली लेयर आपको देखने को मिलती है, अर्थात जो भी आपका उपयोगकर्ता होता है, उपयोगकर्ता सीधे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरफेस करता है। क्या करता है? इंटरफेस करता है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से लेयर हमको देखने को मिला था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, बीच में आपका पहले हार्डवेयर, हार्डवेयर को काम कौन करवाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी हेल्प के लिए कौन है? यूटिलिटी। और सबसे बाहरी क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मंच प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आपसे पूछ ले कंप्यूटर में कि निम्नलिखित में से किसके बिना, निम्नलिखित में से किसके बिना एक कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी आपको क्या बोल देगा? आपको क्या बोल देगा? डिफरेंटेटर, कुछ भी आपको एक ऑप्शन और चिपका देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, इसको भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जस्ट मैं आप लोगों के लिए एक भूमिका बना रहा हूं, ओवरव्यू, ताकि आप लोगों को पिछले क्लास का कुछ याद आए, ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी अब आगे पढ़ने वाले हैं तो आपके मेमोरी में दोबारा वो चीजें रिकॉल हो जाएं। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तो हमने कल की लास्ट क्लास में देखा, जिसका उपयोग एक कंप्यूटर में उपलब्ध सभी संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन करने के लिए। दोस्तों यहां पास एक वर्ड पकड़िएगा, सभी संसाधनों का, है ना, इस वर्ड को पकड़िएगा दोस्तों। ये क्या? कि सभी संसाधनों का नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है बताओ? कंट्रोल। और क्या? प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? उसका मैनेजमेंट। ये क्या? तो जितने भी, जिसका उपयोग कंप्यूटर में उपलब्ध है सभी संसाधन। संसाधन का मतलब दोस्तों यहां से समझिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्या होगा? रिसोर्सेस। क्या है समझना? कि कंप्यूटर में उपलब्ध सभी संसाधन का नियंत्रण और प्रबंधन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो सभी संसाधन की बात कर रहा है, यहां पास जो रिसोर्सेज की बात कर रहा है दोस्तों, उसका मतलब क्या है? कि आपके कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस है, जो आपके कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है ना, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं, या इसके अलावा बात कर लें कि जो अदर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, सभी को क्या, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? संसाधन, अर्थात क्या? रिसोर्सेज कहलाएंगे। इन सभी का नियंत्रण अर्थात उनका कंट्रोल करना और उनको मैनेज करना, ये कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद में दोस्तों आप यहां देखना, इसे कंप्यूटर का मैनेजर या सुपरवाइजर भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में पढ़ाते समय आप लोगों को सीपीयू को बताया था कि सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहते हैं, लेकिन उसके बाद की क्लास में मैंने आपको करेक्ट करवाया था। यदि आप लोगों ने नहीं किया हो तो आप भी फिर से ध्यान दीजिएगा। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर, क्या? कंप्यूटर का मैनेजर या सुपरवाइजर कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट या मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि आपका व्यापम का एक एग्जाम हुआ था, क्रॉस 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 का एग्जाम का नाम था 2017 में। तो उसमें क्या किया था? ये क्वेश्चन पूछा था कि किसे कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है, कई बुक में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा, कई बुक में सीपीयू लिया था, इसीलिए कंफ्यूजन था। लेकिन जो उसका फाइनल आंसर क्या होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद में देखते हैं क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अपने आप में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था एक क्रिकेट टीम का एग्जांपल देखिए, कि जो निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्रामों का समूह होता है, जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद ही, अब आप बताइए, इंस्टॉल करने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉल करना किसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के सबसे अंतिम में मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉल करने की प्रक्रिया क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसके पहले भी मैं आपको 2-3 बार बतला चुका हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है, जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद ही हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कार्य करना शुरू करता है। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को इस आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसके बाद में आइए थर्ड नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पास। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा उपयोगकर्ता के मध्य, क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा
उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता का मतलब क्या दोस्तों, यूजर, जो कंप्यूटर को उपयोग करने वाला है, के मध्य इंटरफेस का काम करता है। अभी इंटरफेस का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, क्या, मध्यस्थता, दो लोगों के बीच में क्या, मध्यस्थता। इंटरफेस का क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है, जिसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है। अर्थात आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। इसको नोट करिएगा दोस्तों, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उपयोगकर्ता और आपके हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, इसलिए इसे यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। इसको नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी परिभाषा हो गई। और एक बात को और यहां नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं यहां पास आपको और बता रहा हूं कि आपका, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो बूटिंग की प्रोसेस होती है, क्या, बूटिंग मैंने आपको बताया था ना, बूटिंग, बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। मैं दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो जो भी आपके कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के, बूटिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं हो सकता। नोट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हो सकता। आपके कंप्यूटर के जितने भी बुनियादी कार्य होते हैं या कंप्यूटर का मूलभूत कार्य बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हो सकता। कभी भी आपसे पूछ ले कंप्यूटर में कि किसके बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता, भले ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों ना रहे, प्रोग्राम क्यों ना रहे, लेकिन यदि आपके ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लास्ट लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। इसके बीच में, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो आइए समझते हैं यूजर इंटरफेस होता क्या है। ठीक है, देखो, पहला तो क्या हो गया, सपोज मान लीजिए ये हो गया आपका एक कंप्यूटर सिस्टम, ये हमने ले लिया एक कंप्यूटर। अब आप बताइए कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या क्या होते हैं बेसिकली, तो आप बताओगे सर, एक तो होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, फिर इसके बाद में सर आप बताओगे क्या होता है, आपका मेमोरी होती है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है। और आप बताइए क्या होता है हार्डवेयर के अंतर्गत, आपने क्या पढ़ा है, सीपीयू पढ़ा है। तो बेसिकली मोटे मोटे रूप में आप देखेंगे तो क्या होता है, ये आपके हार्डवेयर यूनिट्स होती है, क्या, आपका इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सीपीयू। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पास देखिएगा, यहाँ क्या है, दूसरी तरफ कंप्यूटर का एक उपयोग करता है, ये क्या है आपका यूजर। ये कौन है, कंप्यूटर का यूजर अर्थात उपयोगकर्ता। अब ये जो आपका यूजर है, उपयोग करता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से किस तरह से काम ले सकता है, कौन इसकी सहायता करेगा। ये हार्डवेयर तो, ये जो यूजर है कंप्यूटर के हार्डवेयर को तो, मेमोरी को तो उठा के कुछ हिलाएगा नहीं, इसको कंप्यूटर से काम लेना है। तो किसके माध्यम से काम लेगा दोस्तों, तो यहाँ पास ये जो यूजर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर के हार्डवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो यूजर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, क्या करना, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता, कि दोनों एक दूसरे से कैसे मेल जुलाप कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही एक यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर से कार्य करवा सकता है या कंप्यूटर सिस्टम से कार्य ले सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, समझाता हूं। देखिए, अब क्या आ रहा है आपके पास में, आ रहा है यूजर इंटरफेस, है ना, ये हमने देखा क्या अभी। तो जो आपका यूजर इंटरफेस होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सी यू आई, सी यू आई, या हम इसको एक नाम से और जानते हैं, सी एल आई। एग्जाम में आपके कई बार आपके एग्जाम में सी यू आई और जी यू आई का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना।
CUI का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, इसका मतलब होता है कैरेक्टर फुल फॉर्म। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए इसको हिंदी में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका आपसे सीधे फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, है ना। तो आपको याद रखना है CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसी को हम और क्या कहते हैं, CLI भी कहते हैं। दोनों ही का क्या मतलब, एक ही मतलब होता है। CUI और CLI का मतलब एक ही होता है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या, कमांड लाइन इंटरफेस। ये होता क्या है, इस इंटरफेस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड का मतलब क्या होता है कि जो आप उसको निर्देश दे रहे हो। कमांड का मतलब यहाँ पास क्या है दोस्तों, कि क्या सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं किसकी, निर्देश की। कंप्यूटर से आप क्या काम करवाना चाहते हो, अर्थात बोलते हैं ना कि मेरे को कमांड मत दे। अगला आदमी मेरे को सुबह शाम कमांड देते रहता है। कमांड का मतलब क्या होता है, उसको निर्देश देना कार्य करने के लिए। तो आपका जो CUI है या हम बात करें CLI है, इसमें इस इंटरफेस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड को, इसको दोस्तों टाइप क्या है, टाइप करना पड़ता है। बिल्कुल छापिएगा, क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। अर्थात क्या है, मैं भी आपको समझाता हूं। और दूसरा क्या आता है आपका GUI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। GUI का फुल फॉर्म तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। आपको यहाँ पर शब्द क्या पकड़ना है, ग्राफिकल आपको पकड़ना है। बताइए दोस्तों, ग्राफिकल का मतलब क्या होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके बीच में अभी तक कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूं। ग्राफिकल का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, चित्र, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइकन्स। क्या बोल सकते हैं इसको, आइकन, चित्र या आइकन्स। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात GUI, ये क्या होता है, इस इंटरफेस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड को सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। देखिएगा, कमांड को क्या करना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ता है। अब समझना यहां पास आप क्या बोल रहे हैं आपसे कि ठीक है, तो क्या हो गया, GUI का फुल फॉर्म हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, इस इंटरफेस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड को सेलेक्ट करना रहता है दोस्तों। याद रखना, GUI में क्या करते हो आप, सेलेक्ट करते हो। CUI में क्या करते हो आप, उसको टाइप करते हो, करना पड़ता है। तो दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं, यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जो उपयोग करता है, सिंपल सा, जो कंप्यूटर को उपयोग करने वाला है, वो कंप्यूटर से कैसे काम करे। क्या कंप्यूटर को, क्या कंप्यूटर, हम तो भाई अपनी, हमारी अपनी भाषा है, कंप्यूटर की अपनी भाषा है। तो कंप्यूटर से हम कैसे काम ले सकते हैं, उसके हार्डवेयर को कैसे हम एक दूसरे से सामंजस्य बैठा करके उनसे काम ले सकते हैं। तो सबके काम के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो क्या करता है, आपका यूजर इंटरफेस का कार्य करता है। और ये जो जो आपके यूजर इंटरफेस होते हैं, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो क्या है, जैसे सपोज आपने कई बार देखा होगा कि आपके पिताजी आपको कुछ आपसे कुछ आपके पिताजी को आपसे कुछ काम करवाना होता है, तो आपको क्या बोलते हैं, हम्म हम्म, क्या करते हैं, इशारा करते हैं। कई बार क्या करते हैं, आपको चिल्ला के बोलते हैं, या कुछ धीरे से, चिल्ला के, प्यार से, जैसे भी कहते हैं। कई बार आपको बोल के या अर्थात कह के आपसे कार्य करवाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो आपको क्या करते हैं, उनके पास में समय नहीं है तो मैसेज या आपको व्हाट्सएप में कुछ टाइप करके भेज देते हैं। क्योंकि आजकल तो क्या हो गया है, कोई कॉपी पेन तो कोई यूज करता नहीं है। कुछ भी करवाना है तो क्या कर दिया, आपको टाइप कर दिया, मैसेज कर दिए। तो वो क्या हो गया, कमांड को जो आपसे कार्य करवाना है उसको क्या कर दिए, टाइप कर दिए। काम वही हो रहा है कि आपको कंप्यूटर से काम लेना है। अब तरीके दो हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI में क्या है कि जो काम करवाना है मैं उसको बार बार लिख के बोलूंगा। सपोज मैं कहूंगा खाना खा ले, तो मैं बोलूंगा खाना खा ले टाइप करके। मैं बोलूंगा पानी पी ले, तो उसमें लिखना पड़ेगा पानी पी ले। और इसमें क्या रहता है, ग्राफिकल इंटरफेस में क्या रहता है, यहां पास आपको मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा कि सपोज मेरे को अपने छोटे भाई को कहना है कि भाई खाना खा ले। तो इसमें क्या करूंगा, मैं CUI के अंतर्गत में टाइप करूंगा कि भाई खाना खा ले, भाई खाना खा ले टाइप करूंगा। इसमें क्या रहेगा कि सीधे यहां पास में क्या रहेगा, इस प्रकार से ऐसे ऐसे से बने रहेगा। मैं जाऊंगा और इस पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अर्थात क्या होगा कि मैंने आदेश दे दिया कि भाई खाना खा ले। इस चित्र का, इस ग्राफिक्स का मतलब ही क्या है, खाना खा ले, कि मेरे को अब टाइप नहीं करना पड़ रहा है। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पर सुविधा किसमें हुई, हर जो भी आपको काम करवाना है कंप्यूटर से, बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा। इसमें अधिक सुविधा है कि सीधे आपको बस क्या करना है, जो भी आपको कमांड ग्राफिक के रूप में दिया हुआ है, जो भी आपको काम करवाना है, सीधे क्या कर दिया आपने, उसको सिलेक्ट कर दिया। और आप सभी को पता भी है, जैसे सपोज मान लीजिए कि यदि आपको ये पैनल दिखाई दे रहा होगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को पेन का कलर यूज चेंज करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें टाइप करूं कि भाई मेरे को रेड कलर चाहिए। और यहां पास देखो क्या कर रहा हूं, यहां मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये रेड आ गया।
अर्थात क्या कि ये यहाँ पास मैंने ये ग्राफिक्स है, ये चित्र दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये क्या है, ग्राफिक्स है, तो इसी को क्या कहते हैं, जीयूआई कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीयूआई। और यदि यही मेरे को यदि रेड कलर को चूज करना होता तो क्या करता, मैं इसको टाइप करता, तो वो क्या होता, आपका सीयूआई होता। ठीक है, अब इससे अधिक इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही इसमें बहुत काफी है दोस्तों। अच्छा, अब देखिएगा, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सीयूआई या सीएलआई आधारित था, तो आप बताओगे क्या, आपका डॉस। जो आपका सीयूआई या सीएलआई आधारित आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका एग्जांपल क्या है, डॉस। डॉस का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, डॉस का पूरा फुल फॉर्म होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका एग्जांपल है, ये जो डॉस है, ये सीयूआई बेस्ड क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात डॉस के अंतर्गत आप, डॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। अब क्या किया, आपको कंप्यूटर से जो भी काम करवाना है, तो इसमें क्या करोगे, इस डॉस में आपको जो भी काम करवाना है, तो वो सारी कमांड को आपको टाइप करना पड़ेगा, C//C12 आपको करवाना है ओपन फाइल, तो आपको लिखना पड़ेगा ओपन फाइल। तो ये क्या हो गया, आपका डॉस जो है वो आपका सीयूआई बेस्ड अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस्ड क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात कर लेते हैं कि जीयूआई बेस्ड क्या होता है, तो इसके जो आप एग्जांपल देखोगे तो आपके पास में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है दोस्तों, जो आपका एमएस विंडो है। ये क्या है, आपका एमएस विंडो। एमएस विंडो के जितने भी वर्जन होते हैं वो सबके सब क्या है, जीयूआई बेस्ड है। इसके बाद में दोस्तों आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुना होगा, है ना, वो क्या है, मैक। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैकिंटॉश। ये एप्पल कंपनी का द्वारा बनाया गया क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या, मैक। इसको हम और क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैकिंटॉश। इसके बाद में और भी आप देख सकते हो, यूनिक्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लिनक्स है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जीयूआई अर्थात क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से हम जो आपका उपयोग करता है वो काम करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक आपको समझ में आया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, ये आजकल डॉस क्या है, बहुत 1980-85 के दशक में ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के लिए बना था। इसमें क्या करना पड़ता था, जैसे ही आप इस डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने कंप्यूटर होते थे, जब भी आप उनको चालू करते थे, तो क्या आपको जो पहली स्क्रीन में इनको चालू करने पर जो आपकी स्क्रीन पर पहली स्क्रीन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हो दोस्तों, तो पहली स्क्रीन जो है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो पहली स्क्रीन दिखाई देती है आपको कमांड प्रॉम्प्ट, PROMPT, कमांड प्रॉम्प्ट। जो आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिस कंप्यूटर में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जब उस कंप्यूटर सिस्टम को आप ऑन करते थे, तो ऑन करने पर पहली स्क्रीन, जैसे कि सिस्टम हमारा ऑन होता है ना, तो सिस्टम ऑन होने पर पहली स्क्रीन क्या दिखाई पड़ती थी हमको, कमांड प्रॉम्प्ट। और ये जो आपका जीयूआई बेस्ड अर्थात क्या, आपके एमएस विंडो या आपका मैक या यूनिक्स या लिनक्स होते हैं, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, पहली स्क्रीन क्या दिखाई देती है आप लोगों को, पहली स्क्रीन क्या दिखाई देती है बताओ, डेस्कटॉप की। तो आप सबने देखा होगा, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, आपको क्या दिखाई देता है, पहली स्क्रीन डेस्कटॉप। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर। और आज की डेट पे आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो दोस्तों, वो सब के सब क्या है, वर्तमान में आपका जो सीयूआई बेस्ड या सीएलआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलन से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। प्रेजेंट में हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सब के सब क्या है, जीयूआई बेस्ड है। सपोज दोस्तों, जैसे मेरे पास में ये मोबाइल है, क्या है, ये मोबाइल है, देखो। अब इस मोबाइल में आप देखना, आपको यहाँ पास जितने भी ये क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सब आइकन है। सपोज मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पास में कुछ भी न्यूज खोलना है, कुछ भी काम करना है, तो उसको मैं क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ मेरे को टाइप नहीं करना पड़ रहा है कि मेरे को क्या अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से काम करवाना है। जो भी मेरे को एप्लीकेशन या जो भी मेरे को काम करवाना है, सीधे मैं उस आइकन पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है,
टाइप करना पड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, CUI होगा, और आपको सिलेक्ट करना होगा तो वो क्या होता है, GUI होता है। और आज वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर या आपके लैपटॉप, आपका मोबाइल, वॉच, जितने भी हम यूज कर रहे हैं, सब में क्या है आपका दोस्तों, GUI है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, अब देखो क्या पूछता है आपसे, ये एग्जाम में ना एक आध दो बार आपके आ चुका है। क्या है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको बहुत कम लोग आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां से एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हमको बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में समझिएगा। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। ये क्या है, सपोज मान लीजिए ये क्या है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लीजिए ये आपका एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। जो इसका कोर पार्ट होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका कोर पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं कर्नेल, है ना। अब इसमें आपको बहुत समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था ना कि जितना भी समझने का पोर्शन होगा, जितना भी ऐसा भाग होगा, जो भी ऐसे टॉपिक या कॉन्सेप्ट होंगे जो समझने लायक है, वहां मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं छोड़, मतलब क्या बोलूं मैं आपसे कि हर चीज मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां आपको डायरेक्टली समझना हो, समझने से अच्छा क्या आपको रटना पड़ेगा। रटना भी नहीं है, बहुत कम पोर्शन है। तो यहाँ पास दोस्तों क्या है ना, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इतना डिटेल, इतना बड़ा टॉपिक है। जो PG DCA DCA या BCA करते हैं दोस्तों, तो वो उनके एक पूरे सेमेस्टर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हमको तो इतने डिटेल में पढ़ना नहीं है दोस्तों, है ना। तो अब मैं आपको यदि कर्नेल को समझाने जाऊं तो आप उसको समझाने को तो मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन यहां से रेयर केस में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो बस केवल हमको पता रहे कि एग्जाम में हमारे पूछ ले कि कर्नेल क्या होता है, तो हमको पता रहे कि वो क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक कोर भाग होता है, अर्थात कोर एरिया या कोर पार्ट होता है, क्या होता है, वो कर्नेल होता है। और उसके बाद में दोस्तों एक पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। उसको हम क्या कहते हैं, आपका सेल। अब देखिए यही आपको परिभाषा में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग, दो भाग होते हैं बेसिकली, एक होता है कर्नेल और दूसरा होता है सेल। कर्नेल क्या होता है, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल या कोर भाग होता है, ठीक है ना, कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह सीधे डायरेक्टली क्या हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है, अर्थात आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर है उनको क्या, उनसे क्या करता है, कार्य करवाता है। तो जो कर्नेल होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग होता है, और ये सीधे आपके जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ये क्या करता है, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है, अर्थात सीधे उनसे काम लेता है। कर्नेल जो होता है वो रूटीन्स और कार्यों का क्या होता है, रूटीन्स और कार्यों का एक संग्रह होता है। अब समझना, ये रूटीन्स और कार्य क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, ये जो हम कंप्यूटर से जो काम करवाना चाह रहे हैं, वही रूटीन्स और निर्देश का क्या है, समूह है दोस्तों ये, ठीक है। अब समझिएगा ये आपका सेल क्या होता है। जो सेल है ना, ये उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता अर्थात कौन, यूजर, कमांड को कर्नेल के समझने योग्य। सिंपल सा मतलब दोस्तों यहाँ पास यही है, जो हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो पढ़ रहे थे ना, वहां पास दोस्तों आपने देखा हुआ क्या था कि जैसे जो आपका असेंबलर था, इंटरप्रेटर था या कंपाइलर था, ये क्या कर रहा था दोस्तों, ये आपके जो मानव है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, जो उसने जिस भाषा में उसको प्रोग्राम को लिखा है, उस भाषा को कंप्यूटर के समझने वाली भाषा अर्थात मशीन भाषा में कन्वर्ट कर रहा था। सिर्फ अब यहाँ पास बात वही हो रही है कि जो आपका सेल है ना, वो यूजर की जो समझने वाली भाषा है, उसको जो आपका कर्नेल है, और कर्नेल क्या है, रूटीन्स और कार्यों का एक समूह है। तो जो आपका सेल है वो उपयोगकर्ता की कमांड को कर्नेल के समझने वाली कमांड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आपको यदि समझ में आ रहा हो तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको एक दो बार परिभाषा को पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको केवल दो बातें याद होनी चाहिए कि क्या कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके स्ट्रक्चर में उसके दो भाग होते हैं। कोर भाग को हम कहते हैं आपका कर्नेल, और दूसरा होता है सेल। सेल क्या करता है कि कर्नेल को कौन सा काम करना है, तो वो जो यूजर की भाषा होती है उसको कन्वर्ट करके कर्नेल की समझने वाली भाषा में कन्वर्ट कर देता है। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। तो मेमोरी में बस इतना याद रखना, अपने मस्तिष्क में इतना याद रखना कि कभी भी आपको ये कर्नेल शब्द तो देखने को मिल जाए
तो ये कर्नेल का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना कि भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर या मुख्य भाग होता है या मूल भाग होता है। और एक भाग और होता है, उसको हम कहते हैं सेल। अब आपको एग्जाम में याद आए चाहे ना आए, इससे अधिक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्या है भाई, अभी आप लोगों ने देखा होगा, आज ही के पेपर में आया है कि हॉस्टल वार्डन के करीबन 6 लाख फॉर्म भराए हैं। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, फोकट में फॉर्म भरा रहा है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन हाँ, 6 लाख लोगों में से आप ये आंख बंद करके कह सकते हो कि 4 लाख लोगों से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। फिर भी जो करीबन करीबन जो आपकी 1 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, या हम बात कर लें कि 50,000 20,000, वहां पर जाकर आपका कंपटीशन बढ़ेगा। अब दो चीजें होंगी, या तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या मैथ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या जो भी अदर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि वो सिंपल आते हैं तो सबसे बनेंगे, तो भी कंपटीशन बढ़ना है। और यदि कुछ वो क्या करता है कि कुछ आपको क्वेश्चन को टफ करने के लिए थोड़ा डीपली जाता है, और यदि वो डीपली जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से यदि वो डीपली घुसता है दोस्तों, तो यहां से वो क्वेश्चन कर सकता है। इसीलिए मेरी कोशिश क्या हो रही है कि हमको एग्जाम में बैठना नहीं है, हमको हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में अपीयर होने नहीं जाना है, हमको हॉस्टल वार्डन के एग्जाम को निकालना है, क्रैक करना है। यदि आपको अपीयर होना है तो पीडीएफ पीडीएफ एमसीक्यू एमसीक्यू खेलते रहो। यदि आपको एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम को निकालना है, तो पीडीएफ भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है, और उतना ही हमको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, मुझको तो ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आपसे अधिक। लेकिन मैं चाह क्या रहा हूं कि यदि इन द केस एग्जाम को टफ करता है, क्वेश्चन को टफ करता है दोस्तों, तो फिर कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहां से बन सकते हैं, तो हम उनको भी छू के निकल रहे हैं। मैं चाहता तो आपको कर्नेल को भी बहुत डिटेल में पढ़ाता, लेकिन सिर्फ यहां बस इतना ही जानना आवश्यक था कि कर्नेल होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी हमारे पास में आता है। अच्छा देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ना, आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको देख के दो तीन चीजें मालूम चल गई होंगी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बेसिकली दो तीन टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक तो क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो आपको क्या कर देगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण देगा, और बाकी दो तीन क्या कर देगा, आपको सर्च इंजन या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का नाम दे देगा, या आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम दे देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहां से वो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, है ना। 80 से 90% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में यहां से देखने को मिले हैं। और जो बाकी के 10-15 क्वेश्चन 10-15% बचता है, तो वो कहां से पूछता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारा कुछ हम कवर करेंगे, और जो एग्जाम में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसी पे हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि क्या है, आपको अगला अगला आ रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यहां पहले आप उनको एक एक करके पढ़िए कि होते क्या है। देखिए, पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी आपको लोड नहीं लेना है कि भाई ये क्या होता है, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फिर क्या है, दूसरा फाइल मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। और क्या करता है, इनपुट मैनेजमेंट। और फिर इसके बाद में क्या रहा है आपका, रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग की आज की स्टार्टिंग क्लास में जैसे ही आपका आया था, सभी संसाधनों को, कंप्यूटर में उपलब्ध सभी संसाधनों को क्या करता है, कंट्रोल और नियंत्रित करता है। सभी संसाधन का मतलब क्या है, ऑल रिसोर्सेस। तो दोस्तों ये जो ऊपर का काम हो रहा है, देखो क्या प्रोसेस का काम हो रहा है, फाइल मैनेजमेंट का काम हो रहा है, मेमोरी का काम हो रहा है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करने का काम हो रहा है। ये सारे ही सारे काम क्या होते हैं, ये आपके रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। भाई कंप्यूटर के पास में संसाधन क्या है, रिसोर्सेस क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, मेमोरी है। यही तो क्या है, इसके संसाधन है। यदि मैं बात कर लूं कि यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य है, तो वो आपको ये सब भी दिया हुआ था, साथ में क्या दिया हुआ था आपको, रिसोर्स मैनेजमेंट दिया हुआ था। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर का सबसे मेन काम क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। इस रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ही क्या आता है आपका, ये मेमोरी, फाइल, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट सब इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में क्या आता है आपका, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर आता है नेटवर्क मैनेजमेंट।
फिर क्या आता है बैकअप मैनेजमेंट, और फिर क्या आता है आपका एरर, ये क्या लिखा हुआ है एरर मैनेजमेंट। और एक नीचे का आप लोगों को नहीं दिखा रहा होगा, मैं उसको अभी पढ़ के बोल रहा हूँ, ये लास्ट क्या है फिर मैं आपको समझाऊंगा भी इसको। तो अंतिम में लिखा हुआ है दोस्तों वो क्या है आपका इंटीग्रिटी। क्या है इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे क्या हो गए आपके कंप्यूटर के वह कार्य हो गए। कंप्यूटर ये सब कार्य क्या करता है, कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। बहुत सारे कार्य और करता है, लेकिन बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये सब कार्य की जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, रटने की कोशिश मत करना, मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, नहीं समझ में आता है नहीं याद होता है छोड़ देना, लेकिन रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, केवल आपको एक शब्द पकड़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। तो आपको पकड़ना है कि क्या कंप्यूटर में उपलब्ध सभी संसाधनों को क्या करता है कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट करता है, अर्थात इसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं सुपरवाइजर भी कहते हैं और मैनेजर भी कहते हैं। उपलब्ध सभी संसाधनों को अर्थात क्या उपलब्ध सभी रिसोर्सेज को। और रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं बार बार कि आपको ये रटना नहीं है, समझना क्या है आपको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। और रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों, आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी सीपीयू ये सब क्या है आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज है, क्या है संसाधन है। ठीक है, तो उनको क्या करता है ये मैनेज करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है आपका सिक्योरिटी है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, बैकअप मैनेजमेंट है, कंप्यूटर में किसी प्रकार का एरर आ गया उसका मैनेजमेंट है, और आपका एक अंतिम में और क्या लिखा हुआ है इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। इसको नोट करिए, फिर आगे समझते हैं ये होते क्या है एक एक इनको। चलिए ठीक है, देखो अब क्या आ गया पहला हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आप समझना बड़े आराम से, ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके पहले आई थिंक मैं आप लोगों को कई बार बतला चुका हूं, फिर लेकिन मैं आपको यहां पास एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ये डायग्राम देख के आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही गया होगा। ये दोस्तों क्या है, सपोज ये हमारे पास में क्या है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब आप बताओ सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क है ना, क्या होता है हार्ड डिस्क। ये क्या है बेसिकली क्या है हमारे पास में एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, बताइए हार्ड डिस्क में क्या होता है, हमारे हार्ड डिस्क में ही क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या हमारे हार्ड डिस्क में ही क्या होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्ड डिस्क या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपके हार्ड डिस्क में क्या होता है जो भी आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, या बात कर लें क्या जो भी आपके पास में प्रोग्राम है वो किसमें होते हैं आपके हार्ड डिस्क में होते हैं। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या अन्य अन्य प्रोग्राम को या अन्य एप्लीकेशंस को जब आप अपने हार्ड डिस्क में रखते हो, उसको रखते हो डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी में या आपके कंप्यूटर के या आपके मोबाइल के हार्ड डिस्क में किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को या प्रोग्राम को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को डालने की प्रक्रिया को क्या दोस्तों क्या कहते हैं, इसी इसी को हम कहते हैं हम इंस्टॉलेशन। क्या करना, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करना कहते हैं दोस्तों, इंस्टॉल करना कहते हैं। अब जो भी आपके यहाँ पास प्रोग्राम या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी प्रोग्राम है दोस्तों, यदि हमको उनको एग्जीक्यूट करवाना है, उनको निष्पादित करवाना है दोस्तों, बताओ उसको हम कहाँ लेके आते थे। ये डायग्राम मैं आप लोगों को दोस्तों कई बार बता चुका हूं। उसको हम जो भी हम प्रोग्राम को निर्देश को हमको जिस भी प्रोग्राम को निर्देश को हमको एग्जीक्यूट करवाना है, उसको निष्पादित करवाना है, वो कहाँ लेके आते थे हम इसको इसको हम लेकर के आते थे कहाँ भाई, इसको हम लाते थे आपके प्राइमरी मेमोरी में। अब बताओ ये प्राइमरी मेमोरी का मतलब यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कहाँ आता है दोस्तों, बेसिकली वो कहाँ आता है आपके रैम में आता है। अब आप यहां से मेरे को बताओ कि रैम में फिर क्या होगा, रैम में क्या है दोस्तों, तो आप यहां पास लिखना कि जो आपका रैम है, मैं यहां लिख रहा हूं है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं जो रैम है यहां पास क्या होते हैं दोस्तों, जो भी आपके प्रोग्राम निष्पादित किए जाने वाले प्रोग्राम, निष्पादित किए जाने वाले प्रोग्राम, अर्थात क्या प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, निष्पादित किए जाने वाले प्रोग्राम, अर्थात क्या प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, जिनको ऐसे प्रोग्राम या ऐसे निर्देश जिनको हमको क्या करना है प्रोसेस करना है,
उसको हम आपके सेकेंडरी से कहां लेकर के आते हैं दोस्तों, प्राइमरी में लेकर के आते हैं। और प्राइमरी में मतलब क्या होता है, आपका रैम होता है। अब बताइए रैम स्थायी होता है कि अस्थायी होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। देखिए जो आपके सेकेंडरी वाले में हम क्या कर रहे थे, किसी भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पास जो आप इसको डाल रहे थे, इसको आपके सेकेंडरी स्टोरेज में भरने की या डालने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे दोस्तों, इंस्टॉल करना कह रहे थे। अब आपको मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक बताया था, क्या सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, वो क्या था दोस्तों, वो था आपका लोडर। ये जो आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप सेकेंडरी से उसको प्रोसेस करवाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को या निर्देश को प्रोसेस करवाने के लिए जब आप उसको प्राइमरी में लेकर के आते हो ना, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो होता है लोडर। लोडर की हेल्प से ही क्या करते हो, आप उसको सेकेंडरी से प्राइमरी में लेकर के आते हो। अब आप समझना कि यहां पास में कौन से प्रोग्राम या निर्देश हैं जिनको क्या है, निष्पादित किया जाना है, अभी उनका निष्पादन हुआ नहीं है, वो क्या है, जिनको निष्पादित किया जाना है। अच्छा अब आप समझना कि होता क्या है, फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है हमारा क्या, सीपीयू। सीपीयू में क्या होता है दोस्तों, फाइनली क्या होता है सीपीयू में, जो भी आप निर्देश या आप प्रोग्राम लेकर के आ रहे हो उनका क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस होता है। वो जो भी आपके निर्देश या प्रोग्राम है या जो भी आपका डेटा है वो क्या होता है दोस्तों, वो सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब समझना कि भाई सीपीयू में क्या करेगा, कोई भी प्रोग्राम को एक बार में, एक प्रोग्राम को या एक बार में एक निर्देश को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब समझना कि आपके पास में यहां पास में क्या है, देखो ये जो है आपका, इधर देखना, मैं इसको यहां बना रहा हूं, यहां क्या है, निष्पादित किए जाने वाले प्रोग्राम है, अर्थात ऐसे प्रोग्राम यहां पास बैठे हुए हैं जिनको क्या करना है, हमको एक एक करके क्या करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, क्या उनको निष्पादित करना है। सपोज उनको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई, समझना। और हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। पहले परिभाषा को पढ़ लो फिर से। एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक समय में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसे मैनेज करना प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। अर्थात क्या है, अभी आपको समझाता हूं। देखिए कि अब हमारे पास में यहां पास में क्या आ गया है, निष्पादित किए जाने वाले प्रोग्राम, उनको हमने बोल दिया ए बी सी डी ई। अब जो आपका सीपीयू है, ये एक समय में, यह एक समय में केवल एक को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन करता है। तो अब ये तय कैसे होगा कि कौन सा प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है और किसको बाद में करना है। तो दोस्तों ये जो तय करने की प्रक्रिया होती है, क्या, ये जो तय करने की प्रक्रिया होती है कि कौन सा निर्देश, कौन सा प्रोग्राम जो आपका पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले निष्पादित होगा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग। इसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग। SCHEDULING, कि कौन सा प्रोग्राम जो अभी आपके रैम में है, रैम में क्या है, जिनको अभी हमको एग्जीक्यूट करना है, तो किसको हमको पहले करना है, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा निर्देश पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, ये कौन तय करता है, शेड्यूलिंग के माध्यम से। क्या करते हैं, शेड्यूलिंग का मतलब बोलते हैं ना कि भाई शेड्यूल क्या है, आज का आपका शेड्यूल क्या है, तो कौन तय करेगा आपका, ये जो सारा का सारा काम हो रहा है, ये सारा का सारा दोस्तों काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कंप्यूटर में उपलब्ध सभी संसाधनों का, सभी रिसोर्सेज का क्या करता है दोस्तों, आपका कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है। कौन सा आपका प्रोग्राम या निर्देश पहले एग्जीक्यूट होने जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद में वो कहां जाएगा, किस मेमोरी में जाएगा, उसको सेव करना है कि नहीं करना है, ये सारा काम कौन करवाता है, आपका मोटा मोटी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है कि कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग करना कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखना। इसको आपको कैसे याद रखना, मैं आपको बताता हूं टेक्निक, ट्रिक याद करने की। सपोज मान लीजिए जो आपका रैम है, रैम में क्या होना है कि वो निर्देश या प्रोग्राम बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा समय कब आएगा और मैं क्या होऊंगा, कब एग्जीक्यूट होऊंगा, कब मैं निष्पादित होऊंगा। तो समझना कि आपके रैम में पीएससी के मेंस में क्लियर करने के बाद में जिनका इंटरव्यू होना है, वो मेंबर यहाँ एबीसीडी के रूप में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तय करेगा कि पहले कौन जाएगा। तो पहले ए जाएगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा। अब आप बताओ, कभी आपने देखा है कि 5 अभ्यर्थियों के, आपका यूपीएससी या बात कर ले पीएससी में, 5 अभ्यर्थियों का एक साथ इंटरव्यू हो जाए, एक एक करके होता है, क्योंकि वहां पास में क्या है, किसी एक का सिलेक्शन होना। यदि कोई एक सेलेक्ट होता है तो उसके एवज में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं।
ऐसा तो है नहीं जैसे हमारे स्कूल में क्या है, जब हमारे स्कूल में विज्ञान का 10th 12th में क्या वाइवा होता था, तो एक बार में 4 या 5 लोग बैठते थे। क्यों? कि वहां पास यदि कोई एक फेल हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पास हो जाएगा, है ना। तो वहां पर सब के सब यदि इक्वल मार्क्स भी ला लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात आती है, बात कर लें आपके पीएससी के यूपीएससी की, यदि यहां पास कोई एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है तो कोई एक व्यक्ति क्या होता है, डिसलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, वो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं शेड्यूलिंग। और ये सारा का सारा सब कुछ काम कौन करवा रहा है, ये सारा का सारा कौन देख रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहा है। और इस प्रक्रिया को क्या, कि इस प्रक्रिया को कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक समय में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसे मैनेज करना क्या कहलाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है? नोट करिए इसको। चलिए ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। समझना, एक कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत प्रकार की फाइल होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं जिन्हें व्यवस्थित करना तथा प्रबंध करने हेतु एक फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रकार की क्या होती है, फाइल्स होती हैं। डॉक्यूमेंट फाइल होती है, पीपीटी फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, मेन फाइल, डॉक्यूमेंट्री फाइल, डायरेक्टरी फाइल, बहुत सारी हमारे कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं। तो उन सबको क्या करना, उन सबको व्यवस्थित करना, और व्यवस्थित करने के बाद में क्या, उनको उनको मैनेज करना। और ये सब काम किसके माध्यम से होता है, एक फाइल सिस्टम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, एक फाइल सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, जिसे सामान्यतः एनटीएफएस कहा जाता है। दोस्तों क्या, सामान्यतः जिसे एनटीएफएस कहा जाता है। एग्जाम में आपसे एनटीएफएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो नोट करिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस का काम क्या होता है कि आपके जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं, उन सबको व्यवस्थित करना और उनको मैनेज करना। और ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के अंतर्गत हो रहा है। और वो कौन सा कार्य है, फाइल मैनेजमेंट का कार्य है। ठीक है, आपसे एनटीएफएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एग्जाम में इसके अलावा ये जो एनटीएफएस है, इसी की तरह एक और होता है, वो होता है दोस्तों आपका एफएटी। क्या होता है आपका एफएटी? आपसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका कि एफएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे क्या, फाइल एलोकेशन, फाइल एलोकेशन टेबल। ये क्या होता है आपका, एफएटी का फुल फॉर्म होता है नोट करिएगा इसको, एफएटी अर्थात क्या, फाइल एलोकेशन टेबल। अच्छा, अब फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं समझना। जो आपका मैनेजमेंट तो कर रहा है, पर करेगा कैसे, किसी भी फाइल को क्या करेगा दोस्तों, किसी भी फाइल को क्रिएट करना। हम कई बार कोई फाइल को बनाते हैं ना, फाइल को क्रिएट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको किसी मेमोरी में स्टोर करना, उनको रिट्राइव का मतलब क्या होता है, यदि मान लो किसी कारणवश वो डिलीट हो गई है तो उनको दोबारा वापस लाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है रिट्राइव करना। क्या कहलाता है, रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब क्या होता है कि दोबारा उनको वापस लाना। किसी भी फाइल को क्या करना, नाम देना, नेमिंग अर्थात क्या होता है, किसी भी फाइल को नाम देना। और क्या होगा दोस्तों, आपको किसी भी फाइल को शेयर करना, आपको उसको मेल करना है या व्हाट्सएप शेयर करना है। और क्या होता है दोस्तों, किसी भी फाइल का प्रोटेक्शन करना। भाई फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में बन के रखी हुई है, उसका प्रोटेक्शन करना भी तो बहुत जरूरी होता ही है। तो ये जो आपका फाइल मैनेजमेंट का काम है, वो किस तरह से होता है, वो दोस्तों क्रिएट करना, उनको फाइलों को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, उनको नाम देना, उनको किसी को शेयर करना या उनका प्रोटेक्शन करना, क्या होता है, ये फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पास एक बात और बता रहा हूँ। कभी भी आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा ना, सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है और एफ ड्राइव होती है। ये आपके सॉफ्टवेयर वाले क्लास में, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, ये सब क्या होते हैं, आपके लॉजिकल पार्ट्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपने क्या किया, आपने डी ड्राइव में पीएससी का कोई क्या 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 कर लिया, आपने डी ड्राइव में क्या कर लिया, आपने पीएससी का ऐसे लिख दिया, आपने पीएससी एडमिट कार्ड डॉट पीडीएफ। जब कभी क्या करोगे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपको अपना पीएससी का एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया और सेव कर दिया, तो दोस्तों आपने देखा होगा, आपने जिसे आप क्या करोगे, डी डी के बाद में क्या करते हो, एक फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट नाम से,
आपने एक फोल्डर बना दिया डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दिया आपने, अपना एडमिट कार्ड डाल के रखा है। फिर से देखिएगा इसको ना, इसका सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, जैसे ये आपके पास में क्या है, फोल्डर है डी। डी में क्या है, आपने एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना के रखा है, डॉक्यूमेंट, और आपने उसके अंदर क्या रखे हैं, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखे हैं। जैसा कि आपने क्या कर लिया है, पीएससी का एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड डॉट पीडीएफ, पीडीएफ, ठीक है। अब आप समझना, ये जो आपका डी होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ड्राइव, है ना, ड्राइव। ये ड्राइव का मतलब क्या होता है, जो आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो वो क्या होता है, आपका ड्राइव होता है। ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस डॉक्यूमेंट को यहां पर पता क्या कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम कई बार क्या कह देते हैं, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, या इसको हम बोलते हैं मेन फोल्डर। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका मेन फोल्डर है, या इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर आपने क्या रखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट, इस फोल्डर के अंदर आपने क्या रखा हुआ है, पीएससी का एडमिट कार्ड को रखा हुआ है दोस्तों। अब आप यहां पास एक चीज देखते होंगे, और आपको पता भी होगा यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा, तो निम्नलिखित में से क्या एक वर्ड का, एमएस वर्ड का एक उचित या सही क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, डॉट पीपीटी, डॉट पीडीएफ, डॉट डीओसी। तो दोस्तों यहां समझना, इसके जो आपको ये दिखाई दे रहा है पीएससी एडमिट कार्ड डॉट पीडीएफ, ये दो भागों में बटा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहला भाग, दोस्तों यहां पास ध्यान से दीजिएगा, ये जो आपको पहला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या पीएससी एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, ये जो आपका पीएससी एडमिट कार्ड है। और दूसरा भाग दोस्तों यहां पास में क्या है, आपका डॉट पीडीएफ, क्या है आपका डॉट पीडीएफ। तो ये जो आपका पीएससी एडमिट कार्ड लिखा हुआ है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका फाइल नेम, ये क्या है आपका फाइल नेम। और ये क्या है दोस्तों, जो डॉट पीडीएफ लिखा हुआ है, ये है आपका फाइल एक्सटेंशन। अब समझना, ये फाइल नेम क्या होता है, ये जब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हो और अपने कंप्यूटर में इसको सेव करते हो, तो आप उसको नाम देते हो। आपने देखा होगा, आपसे पूछता होगा ना कि इसको कहां सेव करना है और किस नाम से सेव करना है, तो आप क्या उसमें टाइप कर देते हो, पीएससी एडमिट कार्ड। और जिस फॉर्मेट में वो डाउनलोड हुआ है, किस फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ दोस्तों, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है। तो वहां पास ये क्या है आपका फाइल एक्सटेंशन। तो ये जो आपका फाइल नेम है, ये कौन देगा, उपयोगकर्ता देगा। कौन, आप दोगे, कौन देगा, यूजर देगा। और ये जो आपका डॉट पीडीएफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। ये कहां से आ रहा है कि जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है वो पीडीएफ फॉर्मेट है, तो क्या होगा, डॉट पीडीएफ। कई बार आपको दिखाई देता होगा डॉट डीओसी, अर्थात क्या, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। कई कई बार आपको दिखाई देता होगा डॉट पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या है, वो दोस्तों वो आपके प्रेजेंटेशन के क्या फॉर्मेट में है। तो ये डॉट के बाद में डीओसी, डॉट पीपीटी, डॉट पीडीएफ, ये सब क्या है, फाइल एक्सटेंशन होते हैं। और जितने भी टाइप के फाइल एक्सटेंशन होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को इस क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपकी जो बेसिक क्लास है किसके लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। जितने भी आपके ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से पीएससी, जहां से व्यापम कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं आप लोगों को अलग से आपका पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में मिसलेनियस टॉपिक करके मैं क्लास लूंगा। और जितने भी ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं वहां वहां उन टॉपिक को दोस्तों कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी आपको यह समझना है कि जो मेन फाइल जो डी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, आपका ड्राइव होता है। डॉक्यूमेंट जो आपका मेन फोल्डर होता है, इसको हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। और इसके अंदर जो आपको यह दिखाई देता है, तो ये सब क्या है, आपका फाइल एक्सटेंशन है। इसको आप नाम नहीं देते हो, आप क्या देते हो, ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पीएससी एडमिट कार्ड, इसको हम बोलते हैं फाइल नेम। ये देता है उपयोगकर्ता या यूजर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फाइल मैनेजमेंट। इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट। आइए, इसके बाद में क्या आ रहा है आपके पास में, मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत रैम और रोम को मैनेज किया जाता है। देखिए, आपके पास में हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो आपको मैनेज करना नहीं है, हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी करता है, लेकिन आपको मैनेज क्या करना है, जहां पास आपका रैम है, रैम क्या करता है, वहां पास जो डेटा और निर्देश होते हैं जिनको हमको प्रोसेस करवाना है, और हमने देखा कि हमारे रैम में क्या होती है, स्पेस लिमिटेड होता है, तो उसको हमको मैनेज करना होता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रैम और रोम में जो डेटा है, सपोज आपके रैम में एक डेटा है जिसको प्रोसेस किया जाना है,
एक बार यदि वो प्रोसेस हो गया तो उसको आगे बढ़ाना, और फिर जो डेटा प्रोसेस हो गया, जो निर्देश प्रोसेस हो गया, उसको आगे बढ़ाना, और जिसको दोबारा या किसी नए डेटा या निर्देश को जिसको हमको प्रोसेस करवाना है उसको दोबारा रैम में लाना। अर्थात किसी भी निर्देश को, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी आपके प्रोग्राम को रैम में स्थान देना, और उसका काम पूरा होने के बाद में उसका स्थान खाली करवाना, एलोकेशन और डी एलोकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एलोकेशन, मेमोरी में इस आपके स्पेस को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, वो क्या होता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये क्या है, एक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना, आपके किसको, आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना, जिससे केवल अधिकृत अधिकृत अर्थात क्या, अधिकृत यूजर ही सिस्टम का उपयोग कर सके। आपने कई बार अपने सिस्टम को ऑन किया होगा, यदि आपने उसमें पासवर्ड डाल के रखा होगा, या आपका मोबाइल है, आपने देखा होगा जैसे ही आपका मोबाइल आप ऑन करोगे तो कोई भी आदमी यदि जिसको पासवर्ड नहीं पता है तो आपके मोबाइल को ओपन नहीं कर सकता। अर्थात क्या है वो दोस्तों, वो आपने अपने सिस्टम को सिक्योरिटी मैनेजमेंट के तहत उसको क्या किया हुआ, लॉक किया हुआ है। तो ये दोस्तों यही है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिकृत है वही आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो अधिकृत अर्थात क्या होता है, सिस्टम का ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन अर्थात प्रमाणित करना। देखिए, आप अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं या कैप्चा डालते हैं या पैटर्न डालते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर में भी आप लोग करते होंगे। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कभी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको अपने आंसर को टिक लेना है, क्या, प्रमाणित करने का ऑप्शन या ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन पूछता है। ये जो प्रमाणित करना या ऑथेंटिकेशन दोस्तों क्या होता है, देखिए ये किस तरीके से होता है। एक तो आपने देखा होगा पासवर्ड, और आपने क्या देखा होगा, कैप्चा देखा होगा। कई बार आप लोग जब ऑनलाइन की पेमेंट करते हो या रेलवे की टिकट बुक करते हो तो आपने देखा होगा कैप्चा। और आपने क्या देखा इसके अलावा, एक तो पासवर्ड हो गया, कैप्चा हो गया, एक आपसे पूछता है ओटीपी, है ना, ओटीपी आता है कई बार। और क्या देखा है आपने, पासवर्ड, कैप्चा, ओटीपी, और हाँ एक और आता है आपका यूजर नेम। ठीक है, अब बताइए इन चारों में से ये सब क्या है, आपके ऑथेंटिकेशन, प्रमाणित करने की प्रक्रिया, जांच करने की प्रक्रिया कि जो यूजर है, जो प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति सिस्टम से संबंधित है कि नहीं है। तो इन चार माध्यम से होता है। सबसे अधिक बताइए आप क्या यूज करते हैं। सबसे कॉमन जो यूज होता है दोस्तों वो होता है पासवर्ड यूज करना। पासवर्ड, ये आपसे ओटीपी क्या होता है, जब बहुत टफ केस में जब आपको पेमेंट करना हो तब के लिए बात होती है। नॉर्मली आप ओटीपी यूज नहीं करते हैं, यूजर नेम भी आप नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। आप सबसे सामान्यतः क्या यूज करते हैं दोस्तों, पासवर्ड यूज करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे सामान्यतः या जनरल सामान्य रूप से या सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला आपका ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया क्या है, तो आप बताओगे क्या, पासवर्ड डालना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। फिर आपका लास्ट में आता है बैकअप मैनेजमेंट। दोस्तों अब आप बताइए बैकअप से आप क्या समझते हैं, क्या आता है आपका बैकअप। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बैकअप का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल को रीनेम करना, उसको दोबारा कुछ नाम देना, क्या इसका मतलब ये होता है। या आपको हो सकता है किसी भी फाइल को उसको कट करके अन्य स्थान पर बनाना या स्टोर करना। और आपसे पूछ सकता है कि किसी भी फाइल को अन्य स्थान पर कॉपी करना। बताइए इनमें से क्या आपका बैकअप कहलाएगा। तो दोस्तों किसी भी फाइल को रीनेम करना, ये आपका क्या बताइए हो सकता है क्या आपका बैकअप का मतलब क्या होता है कि किसी कारणवश आपका कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया या उसमें कुछ खराबी आ गई,
तो जो आपका उसमें इंपॉर्टेंट डेटा था, जो आपका उसमें इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर था या प्रोग्राम था, जो भी आपका उसमें इंपॉर्टेंट डेटा था, वो क्या हो, वो नष्ट ना हो, वो खराब ना हो, तो उसको आप बैकअप के रूप में उसको क्या करते हो, अपने अलग से उसको बना के रखते हो। एक तो आपके सिस्टम में भी होता है दोस्तों, और एक आपके पास में बैकअप के रूप में भी होता है, और मैंने आपको ये मेमोरी में पढ़ाया हुआ है। तो बताओ, किसी फाइल को रीनेम करना क्या बैकअप होता है? तो ये नहीं होता है। किसी भी फाइल को कट कर दिया, मतलब क्या हो गया कि भाई जहां वो था वहां से तो वो हट गया, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। फाइल को अन्य स्थान पर कॉपी करना दोस्तों, इसी का मतलब क्या होता है, बैकअप करना होता है। तो ये काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्या? किसी भी फाइल का, किसी भी डेटा का बैकअप करना। तो बैकअप मैनेजमेंट का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी बेसिक था वो हमने आज कवर किया। अपनी आने वाली क्लास में मैं आपको अभी बताता हूं कि अपनी आने वाली क्लास में हमारा अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एक क्लास दोस्तों और लेंगे, और उसमें देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्गीकरण, किस आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया है दोस्तों। तो बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, दो आधार पे बांटा गया है। पहला बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, कि उपयोगकर्ता कितने उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं। तो क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, मल्टी यूजर होता है, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अर्थात एकल यूजर है ना, बहु यूजर या बहु उपयोगकर्ता, और क्या आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बात कर लेते हैं उसकी प्रोसेसिंग की, कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कार्य करने की पद्धति के आधार पर। तो क्या होता है, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पास नहीं लिखना है ये दोस्तों, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है। तो ये आपके प्रोसेसिंग अर्थात कार्य करने की पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इतने भागों में क्या बांटा गया है। ठीक है, तो ये हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे, और हमारी अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम पर दोस्तों, क्योंकि वहां हम क्या देखने वाले हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है, लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, विंडोज जो आप विंडोज के कितने वर्जन होते हैं उनको आपको मैं बताऊंगा, है ना। आपका विंडोज 7 क्या है, कौन सा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 16 बिट होता है, 32 बिट कौन सा होता है, 64 बिट कौन सा होता है। तो सारा कुछ हम अपनी आने वाली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो आज की क्लास थी ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक क्लास थी, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, समय से आप लोगों का सिलेबस मैं खत्म करवाऊंगा, पूरी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे इन सब चीजों को पढ़ाने में बहुत समय लग रहा है दोस्तों, आप बिलीव करिए, इतनी मेहनत लगती है, इतनी ताकत लगती है, सारा कुछ चीजों को कंपाइल करने के बाद में, उनका पीपीटी बनाने के बाद में दोस्तों आपके लिए क्लास आती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्लास को बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह से अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, अपने कमेंट्स भी लगातार करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है आगे बढ़ाएंगे, और वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अंतिम क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, और मोस्ट पॉसिबल 8-10 अप्रैल तक आप लोगों का कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो पूरी रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।